प्री बोर्ड एग्जाम 2025 एमपी बोर्ड में कुछ ही देर बाद आपका अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं का आपका अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है। एंड आपके एग्जाम के लिए 20 नंबर कंप्लीट करवाने में वीडियो लेकर के आ चुका हूं, क्योंकि इस वीडियो में आपके दो नंबर के सारे प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना। एंड अब लास्ट टाइम है भाई, अब इधर उधर मत भागो, एक वीडियो को अच्छी तरीके से बैठ करके रीड कर लो, पूरा का पूरा देख लो एंड सारे क्वेश्चन एनालिसिस कर लो, क्योंकि ये आपके उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन है। देखो भाई, बोर्ड का सिलेबस में प्री बोर्ड में तो आता ही पूरा का पूरा भैया, बोर्ड में जो आना भाई प्री बोर्ड में आना है ना। तो इसमें रिड्यूस सिलेबस का एक भी क्वेश्चन नहीं है। एंड जो क्वेश्चन आपके आने हैं ना एग्जाम में, जिस चैप्टर का आना है सारा कुछ है, 55 के समथिंग ये सारे क्वेश्चन है। तो आपके 20 नंबर ना कोई नहीं खा रहा है इस वीडियो से, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड एक एक क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है ना, याद हो जाएंगे। एंड एग्जाम में अभी देखो कुछ ही टाइम बचा है, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना ताकि आप लोगों की तैयारी जो है हो सके। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर का, व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं लिखी है भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। देखो टेलीग्राम का मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि देखो अगर देखो कभी स्थिति बनती है कि कभी क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि बिल्कुल 100% चांस होता है कि वो एग्जाम में आ रहा है, तो मैं वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं ताकि आप लोगों से कर सकें, है ना। तो आप लोगों की हेल्प हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को, ठीक है ना। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति की या विशिष्ट इकाइयों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से या योगों के अध्ययन से नहीं होता है। मतलब क्या, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, कोई समूह संबंध इसमें नहीं होता है। इसमें अर्थशास्त्र की छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग या बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है किया जाता है। इसीलिए इसे क्या है, अर्थव्यवस्था का छोटा भाग जो है कहा जाता है। मतलब छोटी छोटी इकाइयों का जो है अध्ययन इसमें कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय जो है कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुल उत्पादन भाई किसे कहते हैं। देखो इसका एक एक क्वेश्चन ना, मतलब ये मानो कि हमारा एग्जाम में आ रहा है एंड आपको ये नहीं सोचना है कि यार प्री बोर्ड में आएगा कि नहीं। अरे यार बोर्ड एग्जाम देने हैं, आपको पता है ना बोर्ड भाई, तो बोर्ड के लिए ना ये क्वेश्चन ना आपके लिए रामबाण होने वाले है ना। देखो कुल उत्पादन क्या होता है, एक फर्म द्वारा निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन को नीचे समीकरण में दर्शाया गया है। तो इसको अभी आप छोड़ो, ये लाइन यहाँ पे स्किप हो गई, लेकिन आपको क्या कुल उत्पादन की परिभाषा यहाँ पे देख ली। एक फर्म द्वारा निश्चित समय में जो उत्पादित वस्तुओं का और सेवाओं की जो मात्रा होती है वो कुल उत्पादन कहलाती है ना, समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट है भाई स्थिर लागत किसे कहते हैं, है ना। तो स्थिर लागत क्या रहेगा आपका, उत्पादन कार्य में प्रत्येक फर्म को कुछ ऐसी लागतें वहन करनी पड़ती हैं जो आप अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा परिवर्तित होने पर स्थिर रहती हैं। इन लागतों को ही स्थिर लागतें कहा जाता है ना। तो देखो ये परिवर्तित होने पर भी क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं, इसलिए इसे स्थिर लागत कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बाजार मूल्य भाई किसे कहते हैं। तो बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर अति अल्पकाल में, है ना, बहुत ही कम समय में मांग और पूर्ति का संतुलन हो जाता है ना। नेक्स्ट है आपका बाजार मूल्य की कोई दो विशेषता भाई। अब इसकी दो विशेषता जान लेते हैं। तो परिभाषा यहाँ पे प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य है जो किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। ये बाजार मूल्य उन्होंने बताया। और प्रोफेसर स्टिगलर क्या कहते हैं, परिभाषा दी गई, सॉरी मैं विशेषता भूल गया। देखिए स्टिगलर कहते हैं कि बाजार मूल्य समय की उस अवधि के अंतर्गत विद्यमान रहता है जिसमें वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है। देखो तो दोनों ने बाजार की परिभाषा बताई है एंड ये बाजार की परिभाषा भी यहाँ पे दी गई है। देखो मतलब ये बाजार की ही परिभाषा है एंड अलग से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपका बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग का भाई अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ लिखना है आपको। तो जब किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है तो इसे अधिमांग कहा जाता है। मतलब अधिक मांग होगी, है ना, मतलब बाजार में उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है जितनी उसकी मांग है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो बाजार में उतनी उपलब्ध नहीं है लेकिन लोगों की डिमांड है भाई कि ये मिल जाए, है ना भाई, तो अधिक मांग है, तो वो क्या है, बाजार की अधिमांग कहलाती है। यह संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है, इसे अभावी पूर्ति भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं लिखिए। तो कह सकते हैं ये अवधारणा होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत व राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय। इन चीज़ों को याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है भाई, इसकी बात करी जा रही है। देखो तो आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष में चालू उत्पादन से अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का बाजार मूल्य पर कुल माप होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय शामिल होती है। मतलब एक तरीके की आय है ना। तो ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका मुद्रा की विशेषता लिखिए भाई, मुद्रा की सॉरी यहाँ परिभाषा लिखिए, कोई दो परिभाषा बतानी है आपको। तो प्रोफेसर हार्टली ब्रदर्स के अनुसार यहाँ पर दी गई है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अरे भाई मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है ना।
अगला है सेलिगमैन देते हैं भाई, तो मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वाग्रहता प्राप्त करता है ना, सर्वाग्रहता प्राप्त करता है, ये यहाँ पे उन्होंने कहा है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं भाई, इसके कार्य जरूर से कर लेना। बैंक क्या होती है, केंद्रीय बैंक, तो देख लेते हैं यहाँ पे। केंद्रीय बैंक किसी राष्ट्र की शीर्ष बैंकिंग तथा मौद्रिक संस्था होती है जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हित में राष्ट्र की समूची बैंकिंग तथा मौद्रिक व्यवस्था का नियमन व नियंत्रण करना होता है। देखो जो बैंक्स होती हैं उनका जो नियमन नियंत्रण करती है वो केंद्रीय बैंक करती है, क्योंकि भाई मेन बैंकें होती है ना, देखिए तो तथा उसे स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है जो बैंक्स होती है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी, और भारत में जो नोट्स या करेंसी जारी करता है वो भी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजी की सीमांत क्षमता, सामान्य रूप से पूंजी की सीमांत क्षमता से आशय लागत उस प्रतिफल की उच्चतम दर से होता है जिनकी आशा पूंजीगत परिसंपत्ति की एक अतिरिक्त इकाई से प्रयोग की जाती है भाई, है ना, इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका समग्र मांग का क्या अर्थ होता है, इसके दो घटक बतलाइए। तो भाई समग्र मांग से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों या समूह की मांग से नहीं होता है वरन संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग से होता है। देखो भाई समग्र मांग मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2-4 लोगों ने या फिर कह लो 10-15 लोगों ने या फिर एक गांव के लोगों ने समूह बना लिया और आप लोग किसी चीज की मांग करने लगे, नहीं, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग का अर्थ होता है समग्र मांग। समग्र इसमें अर्थ यूज किया जा रहा है क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था जब मांग करती है तो वो समग्र मांग कहलाती है, इस चीज को याद रख लेना। उसमें उस राशि को सम्मिलित किया जाता है जिसको उद्यमी उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त करने की आशा रखता है। इसमें उपभोग इसके घटक होते हैं, निवेश इसका घटक होता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है भाई उपभोग प्रवृत्ति क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको जरूर से कर लेना। उपभोग मांग देख लेते हैं। उपभोग मांग एक देश की कुल आय एवं उसका वह भाग जो उपभोग वस्तुओं पर व्यय किया जाता है पर निर्भर करती है, अर्थात समाज की कुल उपभोग मांग उसकी उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन पर निर्भर होती है ना। और उपभोग प्रवृत्ति या फलन समुदाय की कुल आय एवं कुल उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाती है। संबंध आपके सामने दिया गया है, ये आपका यहाँ पे सी क्या है, कुल उपभोग है, वाई आय है आपकी, एफ क्या है, फलनात्मक संबंध है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है निवेश भाई किसे कहते हैं, है ना, निवेश क्या है भाई, तो उत्पादकों के पूंजी स्टॉक में वृद्धि को जो क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। इसे पूंजी निर्माण भी कहा जाता है ना, इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा पूर्ण रोजगार संतुलन किसे कहते हैं, तो वह स्थिति जिसके अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को उनकी पारिश्रमिक दर पर रोजगार उपलब्ध होता है उसे पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं भाई, इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट आपका आ जाता है केंद्रीय युक्त योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में आपको कोई दो अंतर लिखना है भाई। तो देख सकते हो यहाँ पे इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्रता अतिक्रिया का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, अंतःक्रिया का, सॉरी, यहाँ इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का जो क्या होता है, पूर्ण वर्चस्व होता है। और सेकंड अंतर भी आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। भाई हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता है, व्यष्टि और समष्टि, क्योंकि आप ये दोनों पढ़ रहे हो, आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। परिभाषा याद है दोनों की, डिटेल में थोड़ा बहुत जानते हो ना, टिप्पणी टाइप कह लो, तो अंतर आप आसानी से लिख दोगे। एंड अंतर आपको पता है तो आप परिभाषा भी लिख दोगे। देखो भाई, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक संबंध अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक संबंधों तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत इकाई पर, मतलब छोटी इकाई होती है व्यष्टि और समष्टि बड़ी इकाई होती है, वही कह सकते हैं, है ना। व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उत्पादन तक कीमत के निर्धारण से संबंधित होती है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था भाई, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो है उद्देश्य इसमें कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपका लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। तो लागत तथा उत्पादन के बीच के कार्यात्मक संबंध को लागत फलन कहा जाता है। एक सूत्र में निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये रहेगा आपका सामने, है ना, C बराबर F यहाँ पे दिया गया है Q। नेक्स्ट है आपका परिवर्तनशील का लागत क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनशील लागतें वे लागत होती हैं जो कि एक फर्म को परिवर्तनशील साधनों को प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती हैं। परिवर्तनशील लागतों का उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है भाई। संतुलन कीमतें भाई किसे कहते हैं, आंसर आपके सामने दिया गया है, वह कीमत जिस पर मांग तथा पूर्ति यहाँ आपस में बराबर होती है। देखो संतुलन बना रहे है ना, क्या है, एक तरीके से बैलेंस बना रहे तो संतुलन वो कीमत कहलाती है। मांग और पूर्ति का जो आपस में बराबर रहे, है ना, बैलेंस बना रहे तो संतुलन कीमत है। नेक्स्ट आपका बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर लिखिए। तो एक तरफ बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य, देखो भाई, तो बाजार मूल्य अल्पकालीन मूल्य होता है जबकि सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है।
बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य होता है, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट हमारा उच्चतम निर्धारित कीमत को उदाहरण से समझाइए। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित ऊपरी सीमा या अधिकतम कीमत को कीमत की उच्चतम सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहा जाता है। सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के लिए उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है, मतलब उसकी वस्तु की कीमत कह सकते हैं ना, उच्चतम, है ना। नेक्स्ट है आपका निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है भाई, तो है ना कीमत तल को आपको उदाहरण के साथ समझाना है। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को निम्नतम निर्धारित सीमा, मतलब ये भी सरकार द्वारा निर्धारित होती है ना। तो ये क्या है, सरकार द्वारा ऊपरी सीमा और ये क्या है, न्यूनतम सीमा, ठीक है ना। और यह साम्य कीमत से अधिक होती है। कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम तथा न्यूनतम मजदूरी विधान इसके उदाहरण हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा भाई राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। देखो भाई, तो देखिए एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। ये हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं। तो एक उत्पाद विधि होती है, एक आय विधि होती है ना, और भी विधियाँ होती हैं। तो ये देखिए ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। तो उत्पाद विधि भाई क्या होती है, इस विधि के अनुसार देश भर में, है ना, देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को बाजार कीमतों पर जोड़ा जाता है। कुल उत्पादन को ज्ञात करने के लिए सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादन के आंकड़े लिए जाते हैं, जिनका बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। ये तो उत्पाद विधि कहलाती है एक तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए ना, मापन करने के लिए। आय विधि क्या होती है, इस रीति को आय प्रवाह विधि भी कहा जाता है। इस रीति के अंतर्गत राष्ट्र में उत्पत्ति के, ना, राष्ट्र में उत्पत्ति के सभी साधनों की आय, जैसे लगान हो गया, मजदूरी, ब्याज हो गया, लाभ वगैरह जितना हुआ, इसका योग कर लिया जाता है, परंतु आय के रूप में प्राप्त अंतरण भुगतानों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीडीपी भाई क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। कई बार तो सही वो कहें कि पूरा नाम भी पूछा गया जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद, है ना, इस चीज़ को याद रखना। एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जो क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद बराबर उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस शुद्ध निर्यात जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है सकल घरेलू उत्पाद, है ना, शुद्ध घरेलू, सॉरी यहाँ शुद्ध घरेलू, सकल घरेलू तो पढ़ चुके हैं ऊपर। देखिए तो एक राष्ट्र में एक वर्ष की अवधि में राष्ट्र के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य में यदि घिसावट व्यय या कहें कि प्रतिस्थापन व्यय को घटा दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे शुद्ध, मतलब यार इसका खर्चा उर्चा घटा के जो शुद्ध चीज़ है हमारा, है ना, वो आय है, उत्पाद है कहीं की, है ना, तो वो क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, है ना, मूल्य ह्रास ये क्या है, घिसावट व्यय हटा दिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बैंक दर से क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक दर पूछा गया क्वेश्चन है। देखो तो बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को क्या ऋण देता है। बैंक दर बाजार की ब्याज दर से भिन्न होती है। ब्याज दर वह दर है जिस पर व्यावसायिक बैंक होती हैं, है ना, बाजार में जनता को ऋण देते हैं। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय बैंकों को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है, इसके कार्य को समझाइए, है ना, केंद्रीय बैंक का बैंकों का बैंक कार्य समझाइए भाई। तो चलिए देख लेते हैं। बैंकों का बैंक के रूप में रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के प्रति, मतलब ये जो व्यावसायिक बैंकें होती हैं ना, तो इनके समस्त कार्य करती है, इन पर जो नियंत्रण करती है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, है ना, तो क्या करती है, ये केंद्रीय बैंक इसका कार्य होता है। और जिन कार्यों को कोई बैंक अपने ग्राहकों के प्रति करता है, अर्थात रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों से जमा स्वीकार करता है, उनको ऋण प्रदान करता है, उनके प्रति संशोधन गृह का कार्य करता है, कठिनाई के समय उनकी आर्थिक सहायता करता है तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें सलाह देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ समझाइए भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तकनीकी बेरोजगारी भाई। देखिए तो उद्योग में तकनीकी सुधार के कारण नई मशीनें लगाई जाती हैं जो श्रमिकों के रोजगार के अवसर कम करती हैं। देखो भाई ये तो है ही यार, टेक्निक की वजह से कितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। अब तो और एआई का युग हो चुका है तो और ज़्यादा जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि अब रोबोट्स के द्वारा वो कार्य कराए जा रहे हैं, इसलिए श्रमिकों की मतलब कहें कि एक तरीके से नौकरी ही छूटती जा रही है ना, रोजगार ही उनका छिन रहा है ना। उन्नत तथा अधिक पूंजी गहन मशीनों के साथ प्रायः श्रम की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है ना। इसलिए जब तकनीकी दृष्टि से उन्नत तथा अधिक जो है पूंजी गहन मशीनें उत्पादन कार्य में लगाई जाती हैं तो पहले से लगे कई व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी जो है तकनीकी बेरोजगारी, मतलब तकनीक के आने से जो बेरोजगारी हो रही है ना भाई, उस वो हमारी क्या है, तकनीकी बेरोजगारी है, इस चीज़ को याद कर लो। नेक्स्ट हमारा
कीन्स के सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला है कि आय का साम्य स्तर वहां पर निर्धारित होता है जहां पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है ना। तो ये यहाँ पे आय के साम्य स्तर पर बचत निवेश की जो है समान होती है, यहाँ पे कीन्स के सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से अधिक पूर्ण रोजगार के नीचे स्तर पर भी साम्यावस्था में हो सकती है, ये भी यहाँ पे कीन्स ने कहा है। नेक्स्ट है अनैच्छिक बेरोजगारी भाई क्या है ना। अनैच्छिक बेरोजगारी में से आशय उस बेरोजगारी से होता है जिसमें लोग काम करने की इच्छा रखती हैं तथा काम करने की योग्यता एवं सामर्थ्य भी है, परंतु प्रचलित मजदूरी दरों पर उन्हें काम नहीं मिलता है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश व समाज के लिए भी हानिकारक होती है और भारत में फिलहाल कहें तो यही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भरी हुई है भाई, है ना, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है उपभोग तथा आय में क्या संबंध है ना। ये आंसर आ गया रहेगा आपके सामने। उपभोग आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भारत में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है एवं आय में कमी होने से उपभोग में वृद्धि होती है, मतलब विपरीत है भाई, है ना, इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट है भाई अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है भाई। तो दो भागों में अर्थशास्त्र को बांटा गया है, व्यष्टि समष्टि, दोनों को आपके में पढ़ाया गया डिटेल में, तो ये रहेंगे, दोनों में अंतर भी कर लेना, परिभाषा दी गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 या 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए, है ना। देखो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, है ना, तो इसको कर लेना अच्छी तरीके से। देखो तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, अतः अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि कितनी मात्रा में किन वस्तुओं का उत्पादन जो है करा जाए, है ना। उत्पादन का ढंग क्या हो भाई। तो देखो वस्तुओं के उत्पादन के अनेक ढंग या तकनीकें हो सकती हैं, इसलिए किन रीतियों द्वारा उत्पादन किया जाए यह निर्णय लेना आवश्यक होता है ना। इस चीज़ को भी याद रखना, है ना। और ये यहाँ पे इसकी परिभाषा पूरी की पूरी दी गई है कहीं की, है ना। नेक्स्ट आपका हस्तांतरण भुगतान भाई क्या होता है। देखो भाई तो हस्तांतरण भुगतान वे एक तरफा भुगतान होते हैं जिनके बदले में अर्थव्यवस्था में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, जैसे उपहार, दान, पेंशन आदि भी कहते हैं, है ना। हस्तांतरण भुगतान इसमें क्या होता है, मूल्य वृद्धि नहीं होती है, ना के बराबर होती है कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दोहरी गणना क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना की समस्या क्या है भाई। तो आंसर है आपके सामने। राष्ट्रीय आय की परिगणना करते समय किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को 2 या 2 से अधिक बार सम्मिलित करना, है ना। दोहरी मतलब 2 बार उसको गिन देना, गणना कर देना, 2 बार उसकी गिनती हो जाना, है ना, दोहरी गणना कहलाती है ना। ये 2 या 2 से अधिक बार क्या है, उसको सम्मिलित कर देना। दोहरी गणना सबसे अधिक बड़ी समस्या होती है क्योंकि इसके कारण राष्ट्रीय आय कई गुना अधिक प्रदर्शित होती है और लगता है यार बहुत है ना। नेक्स्ट आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ये GDP नहीं है, राष्ट्रीय उत्पाद है ना, ये राष्ट्रीय उत्पाद है। नेक्स्ट है आपका आंसर दिया गया है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, है ना। इस चीज़ को याद रखना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो है आपके अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा बनता है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व लिखिए। कोई 2 महत्व लिखने हैं आपको राष्ट्रीय आय के लेखांकन के। पहला महत्व दिया गया आर्थिक प्रगति की जानकारी, दूसरा है नीति निर्धारण महत्व। तो पहले को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय के साथ साथ बचत, उत्पादन, उपभोग एवं निवेश आदि की जानकारी उपलब्ध होती है और यह उद्योग में नीति निर्धारण के लिए फर्मों की उत्पादन की मात्रा, कुल उत्पादन में फर्म का प्रतिशत, राष्ट्रीय आय का व्यय, मांग आदि सभी की जो है व्यापक जानकारी देता है भाई, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मुद्रा की मांग और पूर्ति से क्या तात्पर्य है दादा, लिखिए भाई। तो मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भाई अगर सीरियस होकर करनी है ना, क्योंकि अब भाई टाइम नहीं है, अगर लास्ट 1 मंथ में नहीं पढ़ोगे तो भाई कब पढ़ोगे, है ना। तो अगर अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर से जाना, एंड टेलीग्राम का तो मैंने बोल ही दिया है, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। देखो आंसर आपके सामने दिया गया मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग से अभिप्राय लोगों द्वारा मुद्रा को अपने पास तरल रूप में रखने की इच्छा होती है। केंज के अनुसार मुद्रा की मांग सौदे के लिए, सतर्कता के लिए और सट्टेबाजी के लिए की जाती है। मुद्रा की मूर्ति क्या होती है, पूर्ति क्या होती है। तो मुद्रा पूर्ति का अर्थ एक निश्चित समय पर देश के लोगों के पास सभी प्रकार की कुल मुद्रा के स्टॉक से है। ये आपका पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है। मुद्रा की पूर्ति को डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं। तो अल्पकालीन लागत वह लागत होती है जिसकी पूर्ति अल्पकाल में आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है, और जैसे श्रम, ईंधन, कच्चा माल आदि हो गया, है ना। ये क्या होती है, अल्पकालीन लागत होती है, इसमें बढ़ाया जा सकता है ना। इन साधनों का उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मजदूरी दर और इष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए मांग पूर्ति वर्करों के प्रतिच्छेदन हेतु बिंदु पर होता है। अगला है संतुलन मात्रा क्या है भाई। जब किसी वस्तु के लिए बाजार मांग वस्तु की बाजार पूर्ति के बराबर होती है ना। देखो बाजार मांग क्या है, वस्तु की बाजार पूर्ति के बराबर हो, है ना। तो संतुलन कीमत पर मांगी गई मात्रा तथा पूर्ति की गई मात्रा संतुलन मात्रा, मतलब एक तरीके से वही बैलेंस की बात आ गई है ना। संतुलन मात्रा मतलब जितनी मांग है भाई उतने वस्तु हो भी, है ना, उतना उत्पादन हो भी, उसका उत्पाद हो वो,
उपलब्ध है ना। बाजार से भाई क्या आशा है, बाजार से आशा है उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होती हैं, वो बाजार कहलाता है। नेक्स्ट हमारा श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति परस्पर बराबर होती है। ये श्रम बाजार में मूल्य का निर्धारण यहाँ पे होता है, मजदूरी का, है ना। अब हमारे केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो लास्ट टाइम है वीडियो का, एंड इसको कंप्लीट जरूर कर लेना। देखो भाई, नकद कोष जो है अनुपात क्या होता है, CRR क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात वैधानिक रूप से केंद्रीय बैंक के पास जमा करना होता है, जिसे नकद कोष अनुपात कहते हैं। इस अनुपात में वृद्धि या कमी करके केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक को साख निर्माण क्षमता को संकुचित या विस्तृत करता है। नेक्स्ट हमारा JBC का बाजार नियम क्या है भाई, तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री JBC द्वारा प्रतिपादित नियम को से का बाजार नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उत्पादन ही वस्तुओं के लिए जो है बाजार तैयार करता है। उत्पादन क्या करता है, वस्तुओं के लिए बाजार तैयार करता है। दूसरे शब्दों में पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। तो ये यहाँ पर कहा गया है JBC ने, है ना। नेक्स्ट है मित्य व्ययता के विरोधाभास की व्याख्या करिए भाई। तो आंसर आपके सामने मित्य व्ययता का दिया गया है। मित्य व्ययता का विरोधाभास कीन्स द्वारा दिया गया है। ये एक आर्थिक सिद्धांत है, यह क्या है, एक आर्थिक सिद्धांत है। मित्य व्ययता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा लेते हैं तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय की तुलना में ज्यादा बचत करेगा तो कुल मांग कम होने लगेगी, क्योंकि लोग खर्च कम करने लगेंगे और मांग कम होने के कारण उत्पादन घटेगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी एवं आय कम होगी, है ना। इसलिए मतलब कहते हैं कंजूसी नहीं करो भाई, अपनी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पूर्ण रोजगार से क्या आशा है भाई। नेक्स्ट हमारा उत्तर है इसका कि पूर्ण रोजगार से आशय उस स्थिति से होता है जिसमें उन सभी, है ना, ये नहीं है, जिसमें उन सभी व्यक्तियों कि जो काम करने की योग्यता व सामर्थ्य रखते हैं तथा काम करना चाहते हैं प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त हो जाता है, वो क्या है, पूर्ण रोजगार है। मतलब देखो, अब वो चाहता है भाई, है ना, काम करना भी चाहता है, सामर्थ्य भी रखता है, उसमें योग्यता भी है और उसे प्रचलित मजदूरी पर उसे क्या है, रोजगार मिल जाता है। ये हमारी क्या है, पूर्ण रोजगार है। नेक्स्ट हमारा तरलता जाल क्या है। तरलता जाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोग अपने पास नकदी रखना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति तब बनती है जब युद्ध की स्थिति हो या मुद्रा अपस्फीति हो, है ना। अब भाई नकदी रखना मतलब यार एक तरीके से पैसा जमा करना, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, है ना, ये मुद्रा अपस्फीति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर भाई। राष्ट्रीय आय की समयावधि जैसे 1 वर्ष की होती है और ये होती है विशेष समय पर ही होती है ना। इसमें स्टॉक होता है, क्योंकि एक प्रकार का स्टॉक होता है राष्ट्रीय पूंजी। इसमें पूंजीगत और उपभोग दोनों वस्तुएं शामिल होती हैं। इसमें केवल पूंजीगत वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो दोहरी गणना, देखो वही गणना है जिसमें 2 बार वस्तुओं को जो है गिन लिया जाता है एंड इससे राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव पड़ता है, वो अधिक दिखाई देने लगती है ना। तो दोहरी गणना क्या होती है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए उत्पादन के मूल्यों में से मध्यवर्ती उपभोग व्यय या लागतों को घटा दिया जाता है, अर्थात सकल मूल्य वृद्धि इक्वल सकल उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में, है ना, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना है भाई, आने वाला क्वेश्चन है। देखो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान है। देखो भाई रिजर्व बैंक ही करेंसी नोट जारी करता है, सब कुछ करता है ना, और सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है एक तरीके से, है ना। देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है ना। और व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है ना। देश में अनेक व्यापारिक बैंक हो सकते हैं। रिजर्व बैंक पर स्वामित्व एवं नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। इसमें क्या होता है, नियंत्रण सरकार या जनता का हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कीन्स के रोजगार सिद्धांत की 2 आलोचनाएं लिखिए, है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एंड खत्म है क्वेश्चन भाई, देख लो दोनों को। स्क्रीनशॉट तो वैसे आप लोगों ने कर लिए होंगे एंड इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से करना। कीन्स के रोजगार सिद्धांत क्या है भाई, तो सामान्य सिद्धांत नहीं और बेरोजगार की समस्या का अपूर्ण हल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है समग्र पूर्ति का अर्थ स्पष्ट करिए। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। देखो भाई ये सारे क्वेश्चन भाई कंप्लीट करके जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मैंने कर दी है। इनको कर लो कंप्लीट, तो आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जानी है ना। तो इनको कंप्लीट करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले पेपर की तैयारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।